गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों या अधिकारों के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां या अधिकार दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों या अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है सामान्यकालीन शक्तियां, तो दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के वे अधिकार या शक्तियां आती है जिनका उपयोग वो सामान्य परिस्थितियों में करता है, जबकि आपातकालीन शक्तियों या अधिकारों के अंतर्गत वे शक्तियां आती है जिनका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों या विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की पहली शक्ति या पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या प्रशासनिक शक्तियां। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत संघ की यानी देश की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और शासन का समस्त कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा और सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय भी राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी और शासन का समस्त कार्य यानी सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होगा और सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वे सब राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इनमें सबसे पहले है महत्वपूर्ण अधिकारियों या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति सबसे पहले बहुमत प्राप्त दल के लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा विदेशों में मौजूद राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत पहला कार्य है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों और विदेशों में मौजूद राजदूतों आदि की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति में ही दूसरा पॉइंट है शासन संचालन संबंधी शक्ति।
तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। तो शासन संचालन संबंधी शक्ति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, यानी विदेशों के संबंध में शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है वो वैदेशिक क्षेत्र में भारत का अर्थात देश का प्रतिनिधित्व करता है और विदेशों से होने वाली संधियां और समझौते जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विदेश में भारत का अर्थात देश का प्रतिनिधित्व करता है और विदेशों से होने वाली संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो देश की समस्त सेनाओं यानी तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति यानी सर्वोच्च सेनापति है। किंतु वह अपने इस अधिकार का प्रयोग निर्धारित कानूनी प्रक्रिया यानी संविधान के अंतर्गत ही कर सकता है। तो अंतिम पॉइंट है इसमें कार्यपालिका संबंधी शक्ति में कि सैनिक क्षेत्र में शक्ति। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो देश की समस्त सेनाओं का प्रधान यानी सर्वोच्च सेनापति है, लेकिन वह अपने इस अधिकार का प्रयोग निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अर्थात संविधान के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में ही दूसरी शक्ति है वो है विधायी शक्ति। तो हमारे देश के राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान के साथ साथ भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग भी माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है वो निम्नलिखित है। हमारे राष्ट्रपति को संघ की यानी देश की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होने के साथ साथ भारतीय संसद का अभिन्न अंग भी माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निम्नलिखित है, यानी विधायी शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो विधायी शक्तियों में पहली शक्ति है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है। इसके साथ ही वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व यानी उसके कार्यकाल से पूर्व भंग भी कर सकता है। तो पहला पॉइंट दोबारा बोल रहा हूं विधायी शक्तियों में
कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन का अर्थ है मीटिंग या बैठक। संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है। इसके साथ ही वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। विधायी शक्तियों में ही दूसरा बिंदु या दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। इसी विधायी शक्ति के अंतर्गत तीसरा पॉइंट कि संसद द्वारा पारित या स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। तीसरा पॉइंट है कि संसद द्वारा पारित या स्वीकृत किया गया प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए, यानी फिर से विचार करने के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि संसद उसी विधेयक को पुनः संशोधन के साथ या उसी रूप में वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही होते हैं, अर्थात उस विधेयक को स्वीकृति देनी पड़ती है। और अंतिम पॉइंट है, जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो यहाँ इस अंतिम पॉइंट पे एक प्रश्न छोटा सा कि अध्यादेश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि जब किसी भी परिस्थिति में संसद का अधिवेशन नहीं चल पा रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। और यह अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है। अब यहां 2-3 प्रश्न और बोल देता हूं। सबसे पहले प्रश्न बोलता हूं राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों पर। तो उस पर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों या प्रशासनिक शक्तियों को समझाओ। यही दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को समझाओ। और इसी विधायी शक्ति के अंतर्गत एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति का वर्णन कीजिए। प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति की विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर ये जो मैंने अभी बोर्ड पे ब्रैकेट बनाया है, यहां से लेकर जहां ये ब्रैकेट समाप्त हो रहा है यहां तक इस प्रश्न का उत्तर होगा। यह है राष्ट्रपति के विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति। सामान्य कालीन शक्तियों में तीसरी शक्ति है, वो है वित्तीय शक्ति, यानी धन से संबंधित शक्ति।
राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यानी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार से उस वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है, अर्थात बजट प्रस्तुत करवाता है। और राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। और भारत सरकार की जो आकस्मिकता निधि है उस निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार होता है। आकस्मिकता निधि में जो निधि यानी राशि होती है, धन होता है, उसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। तो वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार से उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है तथा उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। और देश की आकस्मिकता निधि पर भी राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार होता है। चौथी शक्ति जो है सामान्य शक्तियों में वो है न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत देश का जो राष्ट्रपति है अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सजा प्राप्त यानी दंड प्राप्त व्यक्तियों की सजा को माफ कर सकता है या उनकी सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, रोक लगा सकता है। तो न्यायिक शक्तियां दोबारा समझा देता हूं कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वह सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या उसकी सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों पर एक पूरा प्रश्न हो गया कि राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों को समझाइए। तो ये जो भी 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं, 4 शक्तियां जो पढ़ी है सामान्य कालीन शक्तियों में, ये पूरी उस प्रश्न के उत्तर में आएगी। प्रश्न दोबारा दोहरा देता हूं, राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब राष्ट्रपति की शक्तियों में अगला भाग है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी ऐसी शक्तियां जिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संकटकालीन परिस्थितियों यानी आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कर सकता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली शक्ति है कि किसी भी प्रकार का युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसके अंतर्गत
हमारे मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में या ऐसी आशंका होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है कि इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा या इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा ऐसी आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकता है, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर नहीं। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है कि इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा करने का परामर्श दे या सलाह दे। और इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार की घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने बाद इसे संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। पहले पॉइंट के अंदर ही अंतिम पॉइंट है, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा को समाप्त भी किया जा सकता है।